जय हिंद दोस्तों, टॉप लेवल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास के वो सभी प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% फंसने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पहले ये समझो कि मैंने क्या किया। 2020 से अगर 2025 तक के वो सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा कर लिया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके 2026 में भी पूछे जाने हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। आपको मन नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने का तो मत करो, वीडियो को मत लाइक करो, मत कमेंट करो, आप कुछ मत करो। बस आपसे मैं यही कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो पर आए हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। आप वीडियो को देखने के बाद यही लास्ट में बोलकर जाओगे कि वीडियो बहुत अच्छी थी। इस वीडियो को आप देखने के बाद आप कोई वीडियो मत देखना, चले जाना बोर्ड एग्जाम में कहीं कभी पेपर उठा के देख लेना। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप 10 में से 8 या 9 प्रश्न आप सॉल्व कर दोगे। चलो आओ हम प्रश्नों को समझते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, बानावली, चनुंद्रो, धौलावीरा। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है चनुंद्रो। क्या? चनुंद्रो से हमें मनका बनाने का। मनका क्या होता है? देखो, पत्थर होता है, मनका पत्थर टाइप का मोती होता है जिससे हम माला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं, उसी को मनका बोलते थे। तो हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से मनका बनाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो वो चनुंद्रों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? चनुंद्रों से प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने के प्रमाण मिलते हैं? तो चनुंद्रों से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझो कि सिंधु घाटी के किस स्थल का कार्य उत्खनन कार्य सर्वप्रथम हुआ था? सिंधु घाटी के किस स्थल का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम हुआ था? हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा या अलामगिरीपुर। बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, हड़प्पा का। किसका? हड़प्पा नामक स्थान का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। सिंधु घाटी का दूसरा नाम या अन्य नाम हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? दयाराम साहनी, कनिंघम मार्शल या फिर बीरबल साहनी। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? आप सभी को पता होगा, बीरबल साहनी। कौन नहीं संबंधित है? बीरबल साहनी संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं या प्राप्त होते हैं? तो आप बताओ, धौलावीरा, रंगपुर, कालीबंगा या राखीगढ़। तो आप सभी को पता होगा, जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से, ये सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वो कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। या हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, अर्धनगरीय थी या अर्ध ग्रामीण सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? तो आप सभी को पता होगा, नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। अच्छे मकान बने हुए थे, पक्की नालियां बनी हुआ करती थी, पक्की ईंटों से घर बना हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। अब वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। ये याद रखना। क्वेश्चन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये तो पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपको याद रखना नगरीय सभ्यता थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी या जॉन मार्शल। तो आप सभी को पता होगा, यदि पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लो, याद कर लेना। जो इसका सही आंसर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे तो वो कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम थे। या फिर ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, या फिर पुरातत्व के प्रथम जनरल कौन थे? तो कनिंघम थे। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7वां समझो कि हड़प्पा सभ्यता में मकान किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता में मकान किसके बने थे? ईंटों के बने थे, पत्थरों के बने थे, मिट्टी के बने थे कि पक्की ईंटों के बने थे? देखो,
ईंटों के मकान बने थे और हड़प्पा सभ्यता को अभी मैंने आपको बताया कि नगरीय सभ्यता बोलते हैं। क्या नगरीय सभ्यता बोलते हैं। जो मकान बने हुए थे, जो मकान वो किस चीज के बने हुए थे, तो आप सभी को पता होगा पक्की ईंटों के बने थे। कैसे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में मकान किसके बने हुए थे? तो पक्की ईंटों के बने हुए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? तो बीरबल साहनी नहीं है। देखो, दयाराम साहनी और बीरबल साहनी, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बीरबल साहनी नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम हुआ था? तो हड़प्पा का हुआ था। और हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त होता है? तो चंद्रों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि एस आर राव द्वारा 1955 में किस स्थल पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? एस आर राव द्वारा 1955 में किस स्थल पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था? हड़प्पा में, कालीबंगा में, धौलावीरा में कि लोथर में? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, मैं आशा करता हूं। तो इसका सही आंसर होता है लोथर। एस आर राव द्वारा 1955 में लोथर नामक स्थल की खोज हुई थी। एस आर राव द्वारा 1955 में किस स्थल पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था? तो लोथर में किया गया था। कहाँ किया गया था? लोथर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? सुतकोदड़ा, चनुंद्रो, मोहनजोदड़ो या लोथर? तो हमारा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। आप सभी को पता होगा मोहनजोदड़ो। किसे? मोहनजोदड़ो को, किसको? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1921, 1924, 1922 या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? तो 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 11 समझो कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर हैं? हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर हैं? 250, 350, 400 या 300? हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने अक्षर हुआ करते थे? तो लगभग 400 अक्षर हुआ करते थे। कितने अक्षर हुआ करते थे? लगभग 400 अक्षर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता है ऐतिहासिक, कांस्य युगीन, ताम्रपणिक या इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा सभ्यता है कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? एस एन राव, एस वत्स या आर डी बनर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन है हमारा कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए इसका भी आंसर एस एन राव। कौन? एस एन राव। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक हैं एस एन राव। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? विशाल अन्नागार। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखो, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य में हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? तो एस एन राव जी है। हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कितने अक्षरों की है? लगभग 400 अक्षरों की है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? तो 1921 में की थी। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। एस आर राव द्वारा 1955 में किस स्थल पर उत्खनन का आरंभ किया गया था? तो वो लोथर में किया गया था। कहाँ किया गया था? लोथर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा
कि किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है? किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है? हिटलर, डिजरेली, बिस्मार्क, नेपोलियन। तो बताओ किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है। किससे? नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। क्वेश्चन बनता है कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा कि किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? नंद वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17 समझो कि वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? वैशाली की नगर वधु का क्या नाम था? तो आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो इसको भी आप याद कर लेना कि वैशाली की नगर वधु का नाम अम्रपाली था। क्या था? अम्रपाली था। वैशाली की नगर वधु का नाम क्या था? अम्रपाली था। क्वेश्चन नंबर 18 समझो कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व हुआ था। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें या 13वें शिलालेख में। और ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये बात भी याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। और इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है या शिलालेख में मिलती है? तो 13वें शिलालेख में मिलती है। किस शिलालेख में मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन था कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था अशोक, बिंदुसार, कुषाण या वैदव्रत। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो आप सभी को पता होगा वैदव्रत। कौन था? वैदव्रत था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध व जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? यह क्वेश्चन दूसरे शब्दों में पूछा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है 16 थी। कितनी थी? 16 थी। आपसे देखो महाजनपद की संख्या पूछे तो आपको आंखें मिच के तुक्का भी मार देना है। 16, डायरेक्ट 16। महाजनपद की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 थी। क्वेश्चन नंबर 21 समझो कि किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? मौर्य काल को, गुप्त काल को, कुषाण काल को या बौद्ध काल को? किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो? चलो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दो। दे दिया? चलो इसका आंसर समझते हैं कि किस काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। वो कहा जाता है गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 22वां है हमारा कि फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फाह्यान चीनी यात्री था वो किसके काल में भारत आया था? बिंदुसार, कनिष्क, अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में? बताओ फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 था कि फाह्यान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था। किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। बौद्ध व जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वह व्रत था। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। वैशाली के नगर वधु को क्या नाम था? तो अम्रपाली नाम था। बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित था। किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? ये आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन
है? मैक्सनीज, बाणभट्ट, कालिदास या कौटिल्य? कौटिल्य के स्थान पर आपको चड़क देखने को मिल सकता है। विकल्प में क्या मिल सकता है? चड़क, क्योंकि कौटिल्य को ही चड़क कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन था? कौटिल्य था। कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य को चड़क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? डायोडोरस, डेगामेकस, एंटीगोनस या मैक्सनीज? निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो मैक्सनीज भेजा गया था। कौन भेजा गया था? मैक्सनीज भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि इंडिका के लेखक हैं। इंडिका एक पुस्तक है या ग्रंथ समझ लो, उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, चाणक्य या मैक्सनीज या चंद्रगुप्त? बताओ इंडिका के लेखक कौन है? तो वो मैक्सनीज है। कौन, किसने लिखी थी इंडिका पुस्तक? तो वो मैक्सनीज ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, अर्थात किस भाषा में लिखे गए थे? साम्राज्य के जो साम्राज्य हुआ करता था, अर्थात जो क्षेत्र राज्य हुआ करता था, साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में जो अशोक के शिलालेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में या पाली में? तो आप सभी को पता होगा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी, या प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, नागसेन ने, बाणभट्ट या कालिदास ने? तो आप सभी को पता होगा हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवताओं का प्रिय बताया गया है? निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवताओं का प्रिय बताया गया है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र या कुमारगुप्त? क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवताओं का प्रिय बताया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में। किसके? अशोक के अभिलेख में अशोक को देवताओं का प्रिय बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी मौर्यों द्वारा, कुषाणों द्वारा, सातवाहनों द्वारा या गुप्तों द्वारा? जो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने किया था? किनके काल में स्टार्ट हुए थे? तो आप सभी को पता होगा कुषाणों द्वारा। कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के, अर्थात स्वर्ण को ही सोना बोलते हैं, स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, सोने के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 29 था कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, तो कुषाणों ने जारी की थी। निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवताओं का प्रिय बताया गया है? तो अशोक को बताया गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे जो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इंडिका के लेखक कौन है? तो मैक्सनीज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो मैक्सनीज भेजा गया था। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है। क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारा कि मृच्छकटिकम की रचना की थी। मृच्छकटिकम एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी, शूद्रक ने की थी, भारवी ने की थी या अश्वघोष ने की थी? मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो शूद्रक ने की थी। किसने की थी? शूद्रक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हरिसेन राजकवि था। हरिसेन राजकवि था अशोक का, कृष्णदेव राय का, समुद्रगुप्त का या हर्षवर्धन का? तो देखो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। तो हरिसेन किसका राजकवि होगा? समुद्रगुप्त होगा। देखो आप पढ़ो, कॉमन सेंस थोड़ा बहुत लगाते जाओगे तो 100% आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कि मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था, अर्थात मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 3, 4, 5 या 7? तो मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 5 भागों में बटा हुआ था। कितने? 5 भागों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा
कि मैक्सथनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह एक क्या था? क्या वह एक था? सॉरी, क्या वह था एक? कौन था वो? मैक्सथनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था एक इतिहासकार, नाविक, कवि या चिकित्सक। तो मैक्सथनीज जो था वह एक इतिहासकार था। कौन था? इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 34 समझो कि लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। गुप्त शासक का प्रारंभ, अशोक का शासन, कनिष्क का राज्यारोहण, मौर्य साम्राज्य का अंत। लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। तो कनिष्क के राज्यारोहण से संबंधित, किससे? कनिष्क के राज्यारोहण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं? अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं? 2, 3, 4, 5। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ लेख है उसमें कितने शेर बनाए गए हैं? आप सभी को पता होगा 4 शेर बनाए गए हैं। आप एक बार में 3 शेर को ही देख सकते हो। कितने शेर को देख सकते हो? एक बार में 3 शेर को ही देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त फर्स्ट से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से, समुद्रगुप्त से या स्कंदगुप्त से? तो देखो, इससे पहले भी मैं आपको 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन था हमारा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे था? मतलब रचना किसने की थी? तो हरिश्चंद्र ने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि महाभारत के युद्ध को क्या कहा जाता है? महाभारत के युद्ध को क्या कहा जाता है? धर्म युद्ध, शीत युद्ध, गृह युद्ध या इनमें से कोई नहीं। महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 था हमारा कि महाभारत के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो धर्म युद्ध कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे था? तो समुद्रगुप्त से था। अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख में कितने शेर बनाए गए थे? तो 4 शेर बनाए गए थे। लगभग 78 ईस्वी का संबंध किससे है? तो कनिष्क का राज्यारोहण से संबंधित है। मैक्सथनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था वह एक था इतिहासकार था। मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? तो 5 भागों में बटा हुआ था। हरिश्चंद्र राजकवि था तो समुद्रगुप्त का था। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो शूद्रक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? अर्थात क्या कहने का मतलब है, जो महाभारत ग्रंथ लिखा गया था, महाभारत महाकाव्य लिखा गया था, उसकी रचना करने में लगभग कितने वर्ष लगे थे? उसमें कितना समय लगा था? 2000 वर्ष लगे थे कि 1000 वर्ष लगे थे कि 1800 वर्ष लगे थे कि 1500 वर्ष लगे थे? महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? तो लगभग 1000 वर्ष लगे थे। कितने? लगभग 1000 वर्ष लगे थे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से किस भाषा के ग्रंथ को अधिकारित माना जाता है? निम्नलिखित में से किस भाषा के ग्रंथों को अधिकारित माना जाता है? पाली, संस्कृत, तमिल और या संस्कृत, पाली, प्राकृत या तमिल या संस्कृत? तो निम्नलिखित में से किस भाषा के ग्रंथ को अधिकारित माना जाता है? तो संस्कृत भाषा के ग्रंथों को अधिकारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है? निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है? गंधर्व विवाह, हर्ष विवाह या प्रजापति विवाह या ब्रह्म विवाह? तो निम्न में से किस विवाह को उत्तम या सर्वोत्तम विवाह माना जाता है? तो ब्रह्म विवाह को माना जाता है। किस विवाह को? ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किस धर्म के वर्ण व्यवस्था की आलोचना की? लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, शैव धर्म ने या विष्णु धर्म ने? तो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी? तो वो बौद्ध धर्म ने की थी। किसने की थी? बौद्ध धर्म ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? बुनकरों का, दासों का, स्वर्णकारों का या शिल्पकारों का? तो मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो बुनकरों का मिलता है। किनका? बुनकरों का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि निम्न में से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है?
निम्न में से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति या ऋग्वेद। निम्न में से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? सॉरी, यहाँ पर आप ये गलत लिखा हुआ है, भगवत पुराण नहीं, यहाँ आप कर लीजिए कृष्ण। कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण, व्यास, विदुर या अर्जुन। तो महाभारत की रचना किसने की थी? तो आपको पता होगा महर्षि वेद व्यास ने की थी। किसने? महर्षि वेद व्यास ने की थी। उनका शॉर्टकट में खाली व्यास लिखकर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का क्या आंसर होगा? महाभारत की रचना किसने की थी? तो व्यास ने की थी। निम्न में से किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। मंदसौर लेख किस श्रेणी का उल्लेख करता है? तो बुनकरों का उल्लेख करता है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी? तो बौद्ध धर्म ने की थी। निम्न में से किस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है? तो ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस भाषा के ग्रंथ को अधिकृत माना जाता है? तो संस्कृत भाषा के ग्रंथों को अधिकृत माना जाता है। महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? तो लगभग 1000 वर्ष लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा कि रामायण के रचयिता है। रामायण के रचयिता है व्यास, तुलसीदास जी, परशुराम जी या वाल्मीकि जी। तो रामायण के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता होगा वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि मतंग जातक किस भाषा में लिखे गए थी? मतंग जातक किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत, पाली, हिंदी या संस्कृत। आप सभी को पता होगा मतंग जातक किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा कि मध्यम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? मध्यम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या पाली। आप सभी को पता होगा पाली भाषा में की गई थी। मध्यम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कि श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? आप सभी को पता होगा महाभारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो महाभारत का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कि क्षेमेंद्र ने किस पुस्तक की रचना की थी? क्षेमेंद्र ने किस पुस्तक की रचना की थी? वो की थी व्रत कथा मंजरी की। किसकी? व्रत कथा मंजरी की पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? क्षेमेंद्र ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो व्रत कथा मंजरी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? द्रोण पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व। बताओ श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो वो भीष्म पर्व का अंश है। किस पर्व का? भीष्म पर्व का अंश है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो वो भीष्म पर्व का अंत है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? माध्यम मार्ग, धर्म मार्ग, परिनिर्माण या धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या था हमारा कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व का अंश है। क्षेमेंद्र ने किस पुस्तक की रचना की थी? व्रत कथा मंजरी की थी। श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो वो महाभारत का हिस्सा है। मध्यम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली भाषा में हुई थी। मतंग जातक किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो भी पाली भाषा में लिखी गई थी। रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर स्वामी का पूर्ण नाम है? मूल नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम है? वर्धमान, गौतम, तथागत या सिद्धार्थ। तो देखो क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम है? तो आप सभी को पता होगा वर्धमान नाम था। क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। या मूल नाम क्या था? या वास्तविक नाम क्या था? तो वर्धमान था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। कौन थे? 24वें नंबर के तीर्थकार थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी यही थे।
क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्रारंभिक समय में मंदिर एक चौकोर आकार के कमरे का बना होता था, जिसे कहते थे, क्या कहते थे? देखो, क्वेश्चन नंबर 53 था कि प्रारंभिक समय में मंदिर एक चौकोर आकार के कमरे के टाइप के बना हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? गर्भगृह, द्वार, शिखर या गुम्मद? तो आप सभी को पता होगा, सिंपल से नॉर्मल से क्वेश्चन है, गर्भगृह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 समझो कि इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची स्तूप का उत्कीर्णित मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर सांची को किसकी पूजा का केंद्र माना था? क्वेश्चन नंबर 54 था कि इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची का स्तूप था उसे उत्कीर्णित मूर्तियों के अध्ययन का आधार सांची को किस पूजा के केंद्र का माना था? वृक्ष और सांप का, वाड़ वृक्ष का, पीपल वृक्ष का, अम्रफल का? तो आप सभी को पता होगा, वृक्ष और सांप को माना था। किसको माना था? वृक्ष और सांप को माना था। जो सांची का स्तूप था उसे क्या, मतलब किस मूर्ति का केंद्र माना गया था? तो उसे वृक्ष और सांप का केंद्र माना गया था, पूजा का केंद्र माना गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा कि सांची का स्तूप निम्न में से करवाया था, निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अजातशत्रु ने, महापद्मानंद ने, कनिष्ठ ने या अशोक ने? क्वेश्चन नंबर 55 था हमारा कि सांची का स्तूप निर्माण करवाया था। तो आप सभी को पता होगा, ये वाला भी क्वेश्चन अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 56 समझो कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है उन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? निर्वाण का मतलब होता है भिक्षुणी बन गई है, जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया है। जो महिलाएं ने जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म की भिक्षुणी बन गई हैं, उन्हें बौद्ध धर्म की महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म की महिलाएं जिन्होंने भिक्षुणी बन गई, बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बन गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? प्रजापति, महामाया, त्रिशला या थेरी? तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था उन्हें बौद्ध धर्म में थेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थेरी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को किसके अनुसार आचरण करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के अनुसार मनुष्य को किसके अनुसार आचरण करना चाहिए? त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, ब्रह्मचर्य या कर्म फल? तो आप सभी को पता होगा, जैन धर्म के 3 आचरण थे। कितने? 3 प्रमुख थे। ठीक है, तो 3 रत्न, किसका? 3 रत्न का आचरण करना चाहिए। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को किसके अनुसार आचरण करना चाहिए? तो त्रिरत्न के अनुसार करना चाहिए। यदि यहाँ पर बौद्ध धर्म लिख कर आ जाए तो अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा। क्या? यदि बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए आचरण क्या करना चाहिए? तो अष्टांगिक मार्ग है। और जो ब्रह्मचर्य है, ये महावीर स्वामी जी ने 5वां मंत्र दिया था। क्या? 5 जो तत्व हुए थे इनमें से 5वां ब्रह्मचर्य 5वां महावीर स्वामी ने दिया था। देखो, क्वेश्चन नंबर 57 था कि जैन धर्म के मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को किसके अनुसार आचरण करना चाहिए? तो त्रिरत्न के अनुसार आचरण करना चाहिए। ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, या साधु, ये भिक्षुणी बन गई हों, साध्वी बन गई हों, तो उन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? तो थेरी कहा जाता था। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची के स्तूप को उत्कीर्णित मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर सांची को किसकी पूजा का केंद्र बताया था? तो वृक्ष और सांप को बताया था। प्रारंभिक समय में मंदिर एक चौकोर आकार के कमरे में बना हुआ करते थे, जिसे क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था, गुम्बद नहीं कहा जाता था। गुम्बद में आप गलत टिक मारकर आ सकती हो, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर स्वामी का मूल नाम है? तो वर्धमान नाम है। क्या था? वर्धमान। नंबर 58 समझो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे रामानंद, महात्मा गांधी, महावीर या गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, या वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 670 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो देखो, 2 विकल्प दिए रहे हैं, तो आपको हमेशा 599 ईसा पूर्व मानना है। कब? 599 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व कुछ इतिहासकार ये वाला भी मानते हैं। यदि दोनों विकल्प दिए हैं तो आपको 599 ईसा पूर्व मानना है। टिक। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व हुआ था। पर 540 कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं। यदि विकल्प में आपको 599 नहीं मिलता तो आपको 540 ईसा पूर्व मानना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझो कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताओ बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, उर्वेला या कुशीनगर में। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है। ऋग्वेद में ऋत का क्या तात्पर्य है, प्रकृति एवं नैतिक धर्म, देवता, ऋषि या यज्ञ। तो ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है प्राकृतिक एवं नैतिक धर्म। क्या, प्राकृतिक एवं नैतिक धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 62 है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, 24, 36, 44 या 64। तो आप सभी को पता होगा 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। कितने, 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं, जैन, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। तो आप सभी को पता होगा जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतंबर एवं दिगंबर किससे संबंधित है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा कि पंचतंत्र किसकी रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना है, आर्यभट्ट, कालिदास, चाणक्य या विष्णु शर्मा। देखो आपको चाणक्य के स्थान पर विष्णु गुप्त मिल सकता है। क्या मिल सकता है, विष्णु गुप्त। आपको कंफ्यूज पैदा करने के लिए, क्या, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। तो पंचतंत्र किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा की है। किसकी, विष्णु शर्मा की है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे यहाँ पर विष्णु गुप्त लिख सकता है। चाणक्य के स्थान पर क्या लिख सकता है, विष्णु गुप्त, क्योंकि चाणक्य का अन्य नाम भी मिलता है विष्णु गुप्त। कौटिल्य भी चाणक्य को ही बोला जाता है। तो पंचतंत्र किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है लुम्बिनी, बोध गया, कपिल वस्तु होगा। क्या, कपिल वस्तु और कुशीनगर। तो बताओ कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल क्या है। तो देखो कुशीनगर है। क्या है, कुशीनगर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा कि निम्नलिखित में से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। निम्नलिखित में से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया अर्थात बोध गया में या लुम्बिनी में। तो आप सभी को पता होगा बोध गया बिहार में। कहाँ, बोध गया बिहार में हुई थी, निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नदी यदि पूछे कि बौद्ध धर्म और कि बौद्ध गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे मिला था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 था कि निम्नलिखित में बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गया में हुई थी, बोध गया में। ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल होता है कुशीनगर। पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की रचना है। श्वेतंबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, तो 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है प्राकृतिक एवं नैतिक धर्म से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ, लुम्बिनी में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। कब, 599 ईसा पूर्व। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा कि जातक लिखे गए थे। जो जातक कथाएं थी वो लिखी गई थी संस्कृत में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या हिंदी में। देखो जो जातक कथा लिखी गई थी वो पाली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, पाली भाषा में लिखी गई थी। जातक लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर तपस्या की थी। देखो क्वेश्चन आ गया ना कि गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या की थी, अर्थात गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो अभी मैंने आपको बताया निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है। देखो मैंने आपको बताया था बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है या मूल नाम क्या है। देखो आपको पता होगा सिद्धार्थ, क्योंकि मैंने ये सारे प्रश्न आपको पहले से पढ़ा रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का वास्तविक नाम है, तो सिद्धार्थ है। क्या है, सिद्धार्थ है। वर्धमान किसका नाम है, तो महावीर स्वामी का नाम है मूल नाम। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा कि हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बताओ हर्षचरित की रचना किसने की थी। कालिदास ने, कल्हड़ ने, बाणभट्ट ने, यतुरंगुंग ने। तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख कौन से अभिलेख, प्राकृत अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे, खरोष्टी, ब्राह्मणी, ग्रीक या अरामाइका लिपि में। तो बताओ अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे।
तो तुमको सभी को पता होगा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मणी भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इसको भी आपको मैंने बता दिया था। इसका क्वेश्चन आप कमेंट में देना कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव जी थे, महावीर स्वामी थे, शांतिनाथ थे, आदिनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो आप सभी को पता होगा महावीर स्वामी थे। ये क्वेश्चन मैंने जब महावीर स्वामी का मूल नाम पूछा था तब मैंने आपको ये बताया था कि 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। श्वेतंबर और दिगंबर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के मतलब संस्थापक, केवल संस्थापक ऋषभ देव जी है। कौन है? संस्थापक केवल पूछे कि संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव जी हैं। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी है। ब्रह्मचर्य का उपदेश भी महावीर स्वामी ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि महावीर का जन्म स्थल है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल है कुंडग्राम या कुंडल ग्राम, कहीं कहीं कुंडल ग्राम भी लिखा रहता है, राजगृह है, पाटलिपुत्र या मिथिला। तो बताओ महावीर का जन्म स्थल है कुंडग्राम। क्या? कुंडग्राम। क्या है? कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म स्थल क्या है? कुंडग्राम है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए थे ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। हरिश्चंद्र की रचना किसने की थी? तो बारभट्ट ने की थी। निम्नलिखित में से बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध किस नदी के तट पर तपस्या प्राप्त की थी? तो निरंजन नदी के तट पर की थी। और जातक लिखे गए थे पाली भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा कि अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? अल बरूनी एक इतिहासकार हुए जिन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आप सभी को पता होगा तहकीके हिंद की रचना की थी। किसकी की थी? तहकीके हिंद की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अल बरूनी ने निम्न में से किस भाषा का ज्ञान था? अल बरूनी को किन निम्न में से किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत, हिब्रू और संस्कृत। वो जो अल बरूनी था वो सभी भाषाओं का ज्ञाता था। क्या था? सभी भाषाओं का ज्ञाता था। इनमें से सभी भाषाओं को वो ज्ञाता था। अल बरूनी को निम्न में से किस भाषा का ज्ञान था? तो संस्कृत का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था, हिब्रू का भी ज्ञान था। रिहाल, क्या? रिहाल किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, रिहाल किसकी रचना है? तो वो इब्न बैतूता की रचना है। किसकी है? इब्न बैतूता की रचना है। रिहाल किसकी रचना है? इब्न बैतूता की रचना है। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा कि बनियर कहाँ का रहने वाला था? बनियर एक इतिहासकार हुए थे। वो कहाँ के निवासी थे? तो वो फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 78 है कि किताब उल हिंद, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी है। देखो अल बरूनी की जो तहकीक हिंद, उसी को दूसरी भाषा में बोला जाता है किताब उल हिंद। क्या? किताब उल हिंद। देखो अल बरूनी की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को अन्य भाषा में बोला जाता है तहकीक हिंद। क्या बोला जाता है? तहकीक हिंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि अल बरूनी ने तहकीक हिंद, देखो सॉरी यहाँ पर तारीख लिखा हुआ गलत है, यहाँ लिखना है हमें तहकीक हिंद। तहकीक हिंद किस भाषा में लिखा गई थी? अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो आप सभी पता होगा अरबी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। अल बरूनी ने तहकीक हिंद किस पुस्तक में लिखी थी? ये तहकीक हिंद की जगह लिख के आ सकता है किताब उल हिंद। क्या लिख के आ सकता है? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा कि सगुण तथा निर्गुण किसकी शाखाएं? सगुण तथा निर्गुण किसकी शाखाएं हैं? भक्ति आंदोलन की, सूफी संत की, वैष्णव धर्म की या बौद्ध धर्म की? आपको बताना है कि सड़गुण तथा निर्गुण किसकी शाखाएं हैं? तो भक्ति आंदोलन की शाखाएं किसकी हैं? भक्ति आंदोलन की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। सरगुण तथा निर्गुण किसकी शाखाएं हैं? तो भक्ति आंदोलन की शाखाएं हैं। अल बरूनी ने तहकीक हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी भाषा में लिखी थी। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अल बरूनी की रचना है। बनियर कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। रिहाल किसकी रचना है? तो इब्न बैतूता की रचना है। किसकी? इब्न बैतूता की रचना है। अल बरूनी को निम्न में से किस भाषा का ज्ञान था? फारसी का भी ज्ञान था, हिब्रू का भी ज्ञान था, संस्कृत का भी ज्ञान था, अर्थात इनमें से सभी का ज्ञान था। अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो तहकीक हिंद की रचना की थी। तहकीक हिंद को ही किताब उल हिंद बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? तो बताओ। आपका देखो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल था कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? तो वो शेख निजामुद्दीन औलिया का, किसका? औलिया का शिष्य था। शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर
83 है हमारा कि अलवार उपासक थे। अलवार उपासक थे विष्णु के, किसके? विष्णु के हुए थे। अलवार उपासक किसके हुए थे? तो विष्णु के उपासक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 84 है कि नैनार उपासक थे, तो नैनार भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे। नैनार उपासक थे तो भगवान शिव के उपासक थे। अलवार किसके उपासक थे? तो विष्णु के। नैनार भगवान शिव के। क्वेश्चन नंबर 85 है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? वो है मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 86 का है कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 1235 में हुई थी। कब हुई थी? 1235 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 89 था हमारे कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वो अजमेर में है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कब हुई थी? तो 1235 में हुई थी। खालसा पंथ के संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। नैनार उपासक थे भगवान शिव के। अलवार उपासक थे भगवान विष्णु के। अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा कि सूफियों की कितनी शाखाएं हैं? सूफियों की कितनी शाखाएं हैं? 4, 8, 10, 12। तो सूफियों की कितनी शाखाएं थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म कब हुआ था? यदि मृत्यु पूछा गया है पेपर में तो जन्म भी पूछा जा सकता है। देखो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म कब हुआ था? तो 1173 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1173 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा कि वन्नावास का संबंध निम्न में से किससे है? वन्नावास का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इस्लाम से, चिश्ती उपासक से, वैष्णव धर्म से, या वीर शैव से, या लिंगायत से? तो वन्नावास का संबंध किससे है? तो वह वीर शैव धर्म से। किससे? वीर शैव धर्म से व लिंगायत से। विकल्प में आपको लिंगायत मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी पता होगा स्वामी विवेकानंद। कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। क्वेश्चन नंबर 94 है कि हुनूज दिल्ली दूर अगस्त। हुनूज दिल्ली दूर अगस्त किसने कहा था? किसने कहा था? बताओ कि हुनूज दिल्ली दूर अगस्त किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औहलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औहलिया ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा कि विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 13वीं में। विकल्प समझ लो, 13वीं, 14वीं, 12वीं या 11वीं में। बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 14वीं शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 14वीं शताब्दी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य अवस्थित है अर्थात कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर, तुंगभद्रा के तट पर, कृष्णा के तट पर, या भागीरथी नदी के तट पर? तो बताओ विजयनगर अवस्थित है तो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तट पर स्थित है, तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, महाराजा अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। महाराजा अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी हरिहर प्रथम ने, बुक्का ने, हरिहर द्वितीय ने, या प्रताप रुद्र देव ने? तो महाराजा अधिराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने प्राप्त की थी। हरिहर द्वितीय ने धरी थी, ग्रहण की थी। देखो क्वेश्चन नंबर 97 उसे समझ लो कि महाराजा अधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने की थी। विजयनगर स्थित है अर्थात कहाँ पर स्थित है? अवस्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हरिहर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? तो 14वीं शताब्दी में की गई थी। हुनूज दिल्ली दूर अगस्त ये निजामुद्दीन औलिया का कहना था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। वन्नावास का संबंध किससे था? तो वीर शैव व लिंगायत से था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म हुआ था 1173 ईस्वी में। और सूफियों की कितनी शाखाएं थी? तो वो 4 शाखाएं थी।
क्वेश्चन नंबर 98 समझो कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। हम्पी जो देखो प्रसिद्ध स्थल है उसको यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया था? 1876 में। तब ये बना ही नहीं था, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 1902 में, तब भी ये बना नहीं था, ये गलत हो जाता है। 1947 में, ये भी गलत है। हमारा आंसर है 1986 में। देखो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व स्थल में कब घोषित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। अब ये तीनों क्यों गलत है? तब यूनेस्को बना ही नहीं था। पहली बात तो यूनेस्को बना ही नहीं था, जब बनेगा तभी तो शामिल होंगे ना। तो हम्पी में यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध विरू विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है, अर्थात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्री कालाहस्ती में, तिरुपति में, भद्रांचल में या हम्पी में? तो देखो हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वो हम्पी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि डोमिंगो पेस नामक यात्री ने विजयनगर की सुंदरता की तुलना किस यूरोपीय नगर से की थी? लंदन, फारस, पेरिस, रोम। तो डोमिंगो पेरिस नामक यात्री ने विजयनगर की सुंदरता की तुलना रोम से की थी। किससे की थी? रोम से की थी। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। देखो आपको मैंने पीछे भी बताया था, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब की थी? तो 1336 में की थी। ये क्वेश्चन भी आपके साथ में क्लियर हो जाता है। आपको देखो बार बार 50 वीडियो नहीं देखने पड़ेगा, आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखना, 100% पूरे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे। और क्वेश्चन नंबर 102 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 103 है कि इटली यात्री ज्योमेंत्री करेरी भारत में किसके आगमन संबंधित विवरण मिलता है? तो चांदी से संबंधित विवरण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा कि आईने ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। आईने ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 105 है कि मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। और इटली यात्री ज्योमेंत्री करेरी भारत में किसके संबंधित विवरण मिलता है? तो चांदी से संबंधित विवरण देते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। डोमिंगो पेस नामक यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की तुलना किस यूरोपीय नगर से की थी? तो फिर रोम से की थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वो हम्पी में स्थित है। और हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व में कब घोषित किया गया था? तो 1986 में घोषित किया गया था। 106 है हमारा कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। यह इस्तमारारी बंदोबस्त लागू किया गया था। क्वेश्चन इस तरह भी पूछता है, तो आपको याद रखना है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1765 में, 1793 में, 1773 में या 1818 में। तो 1773 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? सॉरी, 1773 में नहीं, 1793 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1793 में लागू हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो 1793 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा कि 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कर्नरविलियस था। कौन था? लॉर्ड कर्नरविलियस था। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा कि संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, इनमें से कोई नहीं। तो जो संथाल आंदोलन था वो जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1740 में, 1756 में, 1750 में, 1761 में। तो बताओ पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, 1770 में, 1764 में, 1780 में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा कि
व्यवगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या विलय नीति को किससे लागू किया था, किसने लागू किया था? व्यवगत नीति का संबंध या राज्य हड़प नीति या विलय नीति का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से। किससे है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे कुंवर सिंह, मंगल पांडे, हजरत महल या नाना साहब। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे। देखो, आप पढ़ते हो यूपी बोर्ड में, आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में पढ़ते हो, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अब कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन बनता है मोस्ट VIMP कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। 10 मई 1857, 20 मई 1857, 15 मई 1857, 25 मई 1857 का। तो मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था 10 मई 1857, 10 मई 1857 को किया था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मेरठ छावनी से सिपाहियों ने विद्रोह किया था 10 मई 1857 को। 1857 में सिपाहियों के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो नाना साहब जी थे। व्यवगत नीति या राज्य हड़प नीति, विलय नीति का संबंध किससे? तो लॉर्ड डलहौजी से है। बक्सर का युद्ध हुआ था तो 1764 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? तो जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो वहाँ गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस थे। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में लागू किया गया था। पर 114 है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर विकल्प है शाह आलम, अकबर, सेकेंड औरंगजेब या बहादुर शाह जाफर। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था वो बहादुर शाह जाफर था। कौन था? बहादुर शाह जाफर था। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या VD सावरकर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो VD सावरकर है। कौन से? VD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 116 है कि अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल कहा था? एक गिलास फल कहा था, ए चेरी कहा था। बताओ किसने कहा था? अवध की रियासतों को किसने एक गिलास फल यथार्थ ए चेरी कहा था? लॉर्ड वेलीजली ने, हेनरी ने या लॉर्ड डलहौजी ने या बहादुर शाह ने? तो किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन था, कहा था डलहौजी ने। किसने कहा था? डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल या ए चेरी कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा कि सहायक संधि का संबंध किससे है? सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? कर्जन से, वेलीजली से या फिर हैंगिस्टन से या कर्नवालिस से? तो सहायक संधि का संबंध वेलीजली से। किससे है? वेलीजली से है। 1857 की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई थी? कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद या मेरठ से? तो 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा कि सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1857 में, 1828 में, 1829 में, 1830 में? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, वो हुआ था 1829 में। कब हुआ था? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति किस शहर से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। सहायक संधि का संबंध किससे? तो वेलीजली से है। अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल या ए चेरी कहा था? तो डलहौजी ने कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? VD सावरकर थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जाफर था। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया? अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? 1910, 1905, 1907 या 1909 में? तो बताओ बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन होता है।
क्वेश्चन नंबर 122 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। नवंबर 1942, सितंबर 1942, अक्टूबर 1942, अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो अगस्त 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 123 है चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था। चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था। चंपारण, असहयोग, बारदोली या होम लीग। तो चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था। तो वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रहण के समय भारत का वायसराय कौन था। गांधी जी के नमक सत्याग्रहण के समय भारत का वायसराय कौन था। आपने गांधी इरविन समझौता पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। गांधी इरविन समझौता में गांधी जी ने मांग की थी नमक बनाने की। तो यहाँ का सही आंसर हो जाता है इरविन। गांधी जी ने नमक सत्याग्रहण के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इरविन था। कौन था। इरविन था। 125 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। 1920 में आरंभ किया था। कब किया था। 1920 में आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1880 में, 1882 में, 1885 में, 1888 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी। 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन 127 का कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। 1930 में इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो 1931 में हुआ था। 1930 में पहला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128 है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। 1942 में आया था। कब आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इन्हें याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 128 है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो 1942 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। तो 1920 में आरंभ किया था। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रहण के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड इरविन था। कौन था। लॉर्ड इरविन था। चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो अगस्त 1942 में हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था या बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, JL नेहरू, BG तिलक या स्वामी विवेकानंद। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू किसकी रचना है या किसने लिखी थी। तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1925, 1926, 1927 या 1928। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 131 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। अब बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1999 में हुआ था। कब हुआ था। 1999 में हुआ था। तभी रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। 1999 में। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। बताओ कि महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। क्वेश्चन नंबर 133 है कि किस नेता को महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कहा जाता है। राजनैतिक गुरु किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी जी का राजनैतिक गुरु किसे कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो किस नेता को महात्मा गांधी जी का राजगुरु कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। किसको। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का नैतिक गुरु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था।
ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश नारायण ने, एन.जी. रंगा ने। तो ए ब्रांच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने कहा था? किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 135 हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। मैंने जब आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बताया था 1931 में, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी बताया था 1930 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में हुआ था। ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपिता या उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ए ब्रांच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु बोला जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 में आया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा कि नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है? नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है? 7 वगैरह, 6 वगैरह, 5 व 12 या 8 वगैरह? तो 6 वगैरह। कितने मूल अधिकार कितने हैं? 6। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 138 हमारा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्वेश्चन नंबर 139 है कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1948, 1949 या 1950। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 140 हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, उद्देशिका, राज्य के नीति निषेध तत्व, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहलाती है, जिसे उद्देश्य बोलते हैं। क्या? उद्देश्य या उद्देशिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 है राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1950, 1952, 1956 या 1953। तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 142 हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1950, 1951, 1952, 1953। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1951 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 143 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? देखो नॉर्मल से क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1960, 1962, 1964 या 1966। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 144 हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, अगस्त, मुंबई या सूरत? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वो हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई। अब इसे मुंबई बोला जाता, क्या मुंबई बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। पंडित जवाहरलाल की मृत्यु हुई थी 1964 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? तो 1951 में स्टार्ट हुई थी। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देशिका कहलाता है। योजना आयोग की गठन कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 6 और 11 है। क्वेश्चन नंबर 145 हमारा कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये थे हमारे 145 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये पूरी बुक के थे।
दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे पता है कि वीडियो को बहुत कम स्टूडेंटों ने लास्ट तक देखी होगी। जिन्होंने देखा है वो जरूर बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उसका भी मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। और जो भी बच्चे मुझे कमेंट करते हैं उनको धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।